40,000 साल बाद एक अनजान तारे की मंद रोशनी में इंटरस्टेलर स्पेस के ठंडे अंधेरे विस्तार में एक प्राचीन धातु का टुकड़ा तैर रहा है। ये है वॉयेजर 1, जिसे मानव सभ्यता ने सन 1977 में भेजा था। अचानक एक अनजान सभ्यता ने इस यान को देख लिया है। उनकी नजर पड़ती है एक चमकदार सोने में चढ़े गोल्डन रिकॉर्ड पर, जिस पर पृथ्वी की आवाजें, संगीत और कई तस्वीरें दर्ज हैं। वे इसे छूते हैं और एक ही पल में लाखों साल पुरानी मानव सभ्यता की आवाज उनके सामने गूंज उठती है। लेकिन क्या वे इसे समझ पाएंगे और क्या ये संदेश वाकई हमारी कहानी बता पाएगा? ये दृश्य हमें एक सवाल की ओर ले जाता है। सन 1977 में जब वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 ने गोल्डन रिकॉर्ड के साथ हमारे सौरमंडल को अलविदा कहा, तो वे हमारी दुनिया का एक टाइम कैप्सूल अपने साथ लेकर गए थे। लेकिन आज अगर हम वॉयेजर 3 लॉन्च करें, तो क्या हम फिर से कोई ऐसा गोल्डन रिकॉर्ड भेजेंगे, या हमारी डिजिटल एज की तकनीक हमें कुछ ज्यादा जटिल, कुछ ज्यादा बोल्ड करने में हमारी मदद करेगी? इंटरस्टेलर स्पेस के अनंत अंधेरे में हम अपनी कहानी को उन दूर बैठी सिविलाइजेशंस को कैसे सुनाएंगे, और क्या हमारी कहानी सुनने के लिए वाकई वहां कोई होगा? सन 1977 में जब वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 ने पृथ्वी को छोड़ा, तो वो सिर्फ मशीनें नहीं थीं, वे मानवता के संदेशवाहक थे जो सौरमंडल के बाहरी ग्रहों जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून की खोज के लिए भेजे गए थे। एक रेयर प्लैनेटरी अलाइनमेंट ने इन ग्रहों को ग्रेविटी असिस्ट के जरिए एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक छलांग लगाने का मौका दिया। वॉयेजर 1 ने शनि ग्रह के चंद्रमा टाइटन का दौरा किया और फिर सौरमंडल को छोड़कर बाहर इंटरस्टेलर स्पेस की ओर बढ़ गया। लेकिन वहीं वॉयेजर 2 ने यूरेनस और नेपच्यून तक की यात्रा की, और फिर वो भी सौरमंडल के बाहर की एक अनंत यात्रा पर निकल पड़ा। लेकिन इन यानों की असली ताकत उनकी खोज में नहीं, बल्कि उनके साथ ले जाए गए एक संदेश में थी, द गोल्डन रिकॉर्ड। एक विचार, ये विचार कार्ल सेगन और उनकी पत्नी एन का था। फ्रैंक ड्रेक, जॉन लॉम्बर्ग और नासा के सहयोग से इस रिकॉर्ड में 115 तस्वीरें, प्रकृति की आवाजें, संगीत, 55 भाषाओं में अभिवादन, अमेरिकी राष्ट्रपति कार्टर और यूएन सेक्रेटरी जनरल वाल्डहेम के संदेशों को भी शामिल किया गया। ये एक फोनोग्राफ रिकॉर्ड था जो सोने में चढ़ा हुआ तांबे का बना था, और इसके साथ एक स्टाइलस भी था। इसे 16 सही 2/3 आरपीएम पर चलाया जाना था, न कि सामान्य 33 आरपीएम पर, ताकि ज्यादा से ज्यादा डेटा इसमें भेजा जा सके। ये रिकॉर्ड पायनियर 10 और 11 के साधारण मेटल प्लैंक से बहुत एडवांस था, जो 1972 और 1973 में लॉन्च हुए थे। पायनियर यानों पर सिर्फ यान का नाम और हमारी पृथ्वी का मूल स्थान लिखा हुआ था, लेकिन गोल्डन रिकॉर्ड तो अपने आप में ही एक पूरी कहानी था, पृथ्वी की, हमारी मानवता की और हमारी आशाओं की। इसे एल्यूमिनियम कवर में रखा गया, जिस पर यूरेनियम 238 की एक परत थी। यूरेनियम का इस्तेमाल 2 कारणों से किया गया। ये कॉस्मिक रेज और एक्सरेज को रोकने में लेड से 5 गुना ज्यादा इफेक्टिव है, और इसका डिके किसी अनजान सभ्यता को रिकॉर्ड की उम्र बताने में मदद कर सकता है। गोल्डन रिकॉर्ड सिर्फ एक वैज्ञानिक प्रयोग नहीं था, ये एक साहसी कदम था, ये एक जोखिम था। क्या हमें अनजान सभ्यताओं को अपनी जानकारी देनी चाहिए? कुछ का मानना था कि ये खतरनाक हो सकता है, लेकिन वॉयेजर यान इतने धीमे चल रहे हैं, करीब 56,000 से 61,000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, कि उन्हें हमारे नजदीकी तारे प्रॉक्सिमा सेंटोरी तक पहुंचने में ही 77,000 से 84,000 साल लग जाएंगे, और वो प्रॉक्सिमा सेंटोरी की ओर जा भी नहीं रहे। पहले उन्हें ऑर्ट क्लाउड को पार करना होगा, जो सौरमंडल का बाहरी गोला है, और इसमें ही उन्हें करीब 20,000 साल लग जाएंगे। ये इतना लंबा समय है कि हमारी कल्पना भी इसे छू नहीं सकती। 20,000 साल पहले इंसान स्टोन एज में थे। आज डिजिटल रेवोल्यूशन के दौर में हमारी तकनीक ने हमें कहां पहुंचा दिया है। अगर हम 20,000 साल बाद भी बचे रहे, तो शायद हम खुद एक स्पेस फेयरिंग सभ्यता बन चुके होंगे। लेकिन सवाल वही है, अगर हम आज वॉयेजर 3 भेजें, तो क्या हम फिर से गोल्डन रिकॉर्ड जैसा कुछ भेजेंगे, या हमारी तकनीक हमें कुछ और रास्ता दिखाएगी? क्या हमारा संदेश अब भी उतना ही सरल होगा, या हम कॉस्मिक ओशन में
कुछ ज्यादा जटिल फेंकना चाहेंगे। वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 के गोल्डन रिकॉर्ड्स मानव सभ्यता की सबसे साहसिक कोशिशों में से एक है। हमने भले ही इन्हें पूरी तरह से सुरक्षित करके रवाना किया है, लेकिन क्या ये रिकॉर्ड वाकई अनंत काल तक टिक पाएंगे या कॉस्मिक ओशन की क्रूर ताकतें इन्हें हमेशा के लिए खामोश कर देंगी? जहां तक बात है इंटरस्टेलर स्पेस की, तो ये खाली तो बिल्कुल भी नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जहां इंटरस्टेलर डस्ट, जिसके कण माइक्रोमीटर से भी छोटे होंगे, वो करीब 50,000 से 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वॉयेजर से टकराते हैं। हर टकराव एक छोटा सा क्रेटर बनाता है जो धीरे धीरे इन यानों की सतह और शायद गोल्डन रिकॉर्ड्स को भी नुकसान पहुंचा सकता है। ये कण इतने छोटे हैं कि इनका आकार 1 मिलीमीटर के 1,000वें हिस्से जितना है, लेकिन उनकी गति उन्हें घातक बनाती है। इसके अलावा सोलर विंड से निकलने वाले चार्ज्ड पार्टिकल्स और सुपरनोवा या ब्लैक होल से आने वाले कॉस्मिक रेज गोल्डन रिकॉर्ड के क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर से एटम्स को उड़ा सकते हैं। समय के साथ लाखों करोड़ों साल में ये प्रोसेस रिकॉर्ड्स को कमजोर कर सकती है। नासा ने इस खतरे को तो पहले ही समझ लिया था, इसलिए गोल्डन रिकॉर्ड्स को एक एल्यूमिनियम कवर में रखा गया है, जिस पर यूरेनियम 238 की एक कोटिंग की गई है, जो इसे इंटरस्टेलर स्पेस के हार्श एनवायरनमेंट से बचाए रखेगा। इस कवर पर एक इन्फोग्राफिक भी बनाया गया है जो बताता है कि रिकॉर्ड को आखिर चलाना कैसे है। लेकिन सवाल यह है कि एक अनजान सभ्यता जो शायद पूरी तरह से अलग ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती होगी, आखिर वो इसे कैसे समझ पाएगी? गोल्डन रिकॉर्ड 1970 के दशक की तकनीक पर आधारित है। एनालॉग वेवफॉर्म में 512 वर्टिकल लाइंस वाली तस्वीरें और ध्वनियां, ये उस समय का चमत्कार था, लेकिन आज ये पुराना लगता है। निक ओबर्ग जैसे वैज्ञानिकों ने कैप्टन एस्ट्रोनॉमिकल इंस्टीट्यूट में ये कैलकुलेट किया है कि वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट्स के अलग अलग रास्तों का असर उनके गोल्डन रिकॉर्ड्स पर क्या पड़ेगा। वॉयेजर 2 रॉस 248 नाम के एक रेड ड्वार्फ तारे की ओर जा रहा है, जो करीब 1.7 लाइट ईयर्स की दूरी पर है, और यहाँ तक पहुँचने में इसे 30,000 साल से भी ज्यादा का समय लग जाएगा। हालांकि ये कम इंटरस्टेलर डस्ट का सामना करेगा, लेकिन वॉयेजर 1 जो गैलेक्सी के ज्यादा घने डस्ट क्लाउड से होकर गुजरेगा, उसका कवर शायद ज्यादा और जल्दी घिस जाएगा, जिससे रिकॉर्ड को नुकसान होने का खतरा भी बढ़ जाएगा। लेकिन फिर भी वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये रिकॉर्ड्स करीब 5 अरब साल तक टिक सकते हैं। लेकिन तब तक मिल्की वे और एंड्रोमेडा गैलेक्सी का टकराव होगा। इस कोलिजन में वॉयेजर्स का क्या होगा? ओबर्ग के मॉडल बताते हैं कि 20% संभावना है कि वॉयेजर्स इस दौरान नई गैलेक्सी से बाहर फेंक दिए जाएं, इंटर गैलेक्टिक स्पेस में, जहां हाई एनर्जी कॉस्मिक रेज और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएंगी। क्या गोल्डन रिकॉर्ड्स इससे बच पाएगा? और अगर हम वॉयेजर 3 भेजें तो क्या हम फिर से ऐसी एनालॉग तकनीक पर भरोसा करेंगे या हमारी आधुनिक तकनीक हमें नया रास्ता दिखाएगी? गोल्डन रिकॉर्ड ने सन 1970 के दशक में मानवता की कहानी को इंटरस्टेलर स्पेस तक पहुंचाने का साहस किया। ये एक फोनोग्राफिक रिकॉर्ड था जो उस समय की सबसे विश्वसनीय तकनीक पर बनाया गया था। लेकिन आज हम एक डिजिटल रेवोल्यूशन के युग में जी रहे हैं। अगर हम वॉयेजर 3 लॉन्च करें तो क्या हम फिर से ऐसी एनालॉग तकनीक पर भरोसा करेंगे, या हमारी आधुनिक तकनीक हमें कुछ ज्यादा शक्तिशाली, ज्यादा जटिल और ज्यादा जोखिम भरा रास्ता दिखाएगी? आज की दुनिया में डेटा स्टोरेज का मतलब है टेराबाइट्स, पेटाबाइट्स और नैनो स्केल तकनीक। फ्यूज्ड क्वार्ट्ज डिस्क जो फेम्टोसेकंड लेजर से लिखी जाती है, ये वॉयेजर 3 के लिए एक क्रांतिकारी विकल्प हो सकता है। एक 12 सेंटीमीटर की क्वार्ट्ज डिस्क 360 टेराबाइट डेटा स्टोर कर सकती है, गोल्डन रिकॉर्ड की तुलना में लाखों गुना ज्यादा, और ये डिस्क 14 अरब साल तक टिक सकती हैं, यानी हमारे सूरज के जीवन काल से भी ज्यादा। गोल्डन रिकॉर्ड में 115 तस्वीरें, कुछ संगीत और 55 भाषाओं में अभिवादन थे, लेकिन एक क्वार्ट्ज डिस्क में हम पूरी किताबें, वीडियोस, वैज्ञानिक डेटा और शायद पूरे इंटरनेट को संक्षेप में समेट सकते हैं। लेकिन यहीं एक रहस्यमयी चुनौती सामने आती है। फ्यूज्ड क्वार्ट्ज डिस्क में डेटा को 2 ऑप्टिकल डायमेंशंस और 3 स्पेशियल डायमेंशंस में नैनोमीटर स्केल पर लिखा जाता है। उस डेटा को रीड करने के लिए एक ऐसी तकनीक चाहिए जो शायद केवल एक एडवांस सिविलाइजेशन के पास ही हो सकती है। वहीं गोल्डन रिकॉर्ड्स की सादगी इसकी ताकत थी। एक स्टाइलस
और कुछ निर्देशों के साथ कोई भी इसे चला सकता था, लेकिन क्वार्ट्ज डिस्क को पढ़ने के लिए एक लेजर टेक्नोलॉजी और नैनो स्केल डिकोडिंग की जरूरत होगी। क्या हम ये जोखिम लेने के लिए तैयार हैं कि कोई अनजान सभ्यता हमारी जटिल तकनीक को समझ ही ना पाए? एक सवाल और है, अगर हम वॉयेजर 3 के साथ एक इलेक्ट्रॉनिक रीडर भेजें तो क्या वो इंटरस्टेलर स्पेस के कठोर हालात में टिक पाएगा? कॉस्मिक रेज, इंटरस्टेलर डस्ट और चार्ज्ड पार्टिकल्स लाखों सालों में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को नष्ट कर सकती हैं। फ्यूज्ड क्वार्ट्ज डिस्क भले ही 14 अरब साल तक टिके, लेकिन उसे पढ़ने वाला इक्विपमेंट शायद कुछ हजार सालों में ही बेकार हो जाएगा। फिर हमारा संदेश, चाहे वो कितना ही डिटेल्ड क्यों ना हो, वो हमेशा के लिए खामोशी में खो जाएगा। गोल्डन रिकॉर्ड्स की ताकत उनकी सादगी थी। वो एक विनाइल रिकॉर्ड की तरह था जिसे कोई भी बिना जटिल तकनीक के समझ सकता था। लेकिन आज हमारी डिजिटल दुनिया हमें ज्यादा डेटा, ज्यादा कहानियां और ज्यादा जटिल संदेश भेजने का मौका तो देती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या हम मात्रा को चुनेंगे या सादगी को? क्या हम चुनेंगे कि हमारा संदेश हर सभ्यता तक पहुंचे या केवल सबसे उन्नत सभ्यताओं तक? और अगर हम वॉयेजर 3 भेजें तो क्या हमारा संदेश कॉस्मिक ओशन में एक चमकता सितारा बनेगा जो हर किसी को दिखेगा, या फिर एक खामोश मलबा बनकर रह जाएगा? वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 के गोल्डन रिकॉर्ड्स ने मानव सभ्यता की कहानी को इंटरस्टेलर स्पेस में भेजने का साहस किया। ये एक ऐसी कोशिश थी जो आशा और जिज्ञासा से भरी थी। लेकिन अगर हम वॉयेजर 3 आज लॉन्च करें तो क्या हम फिर से ऐसा ही कोई संदेश भेजने की हिम्मत भी करेंगे? लेकिन इस बार सवाल और भी बड़ा है, क्या हमें अपनी मौजूदगी ब्रह्मांड में उजागर करनी चाहिए? गोल्डन रिकॉर्ड्स को बनाते समय कुछ लोगों ने चेतावनी दी थी, क्या हमें अनजान सभ्यताओं को अपनी जानकारी देनी चाहिए, जैसे कि हमारा स्थान, हमारी संस्कृति और हमारी कमजोरियां? क्या कोई हॉस्टाइल एलियन सिविलाइजेशन इस जानकारी का गलत इस्तेमाल कर सकती है? लेकिन आज ये सवाल और भी ज्यादा गंभीर हो गया है। वॉयेजर स्पीड ऑफ लाइट की तुलना में बेहद धीमा है। इसे तो हमारे सौरमंडल के बाहरी गोले यानी ऑट क्लाउड की सीमा को पार करने में ही 20,000 से भी ज्यादा साल लग जाएंगे। इसका मतलब है कि अगर कोई सभ्यता इन यानों को हमारे जीवन काल में ही ढूंढ लेती है तो शायद वो पहले से ही हमारे सौरमंडल में मौजूद हैं। लेकिन ये जोखिम सिर्फ हॉस्टाइल एलियंस तक ही सीमित नहीं है। अगर हम वॉयेजर 3 के साथ एक नया संदेश भेजें, जैसे फ्यूज्ड क्वार्ट्ज डिस्क जो 360 टेराबाइट डेटा स्टोर कर सकती है, तो अगर वो किसी तरह से गलत हाथों में पड़ जाए तो उसका अंजाम क्या होगा? आज हमारे डिजिटल इकोसिस्टम में डेटा ब्रोकर्स, पर्सनलाइज्ड एड्स और ऑनलाइन ट्रैकिंग से हमारी निजी जानकारी को ही एक बिजनेस बना दिया गया है। हमारी ईमेल, नाम, पता, उम्र और पेशे जैसी जानकारियां हमें लूटने के लिए ही बिकती हैं। अगर हमारी पृथ्वी पर ही ये एक सिक्योरिटी थ्रेट है, तो इंटरस्टेलर स्पेस में हमारी पूरी मानव सभ्यता की कहानी भेजना कितना खतरनाक हो सकता है? ये नैतिक सवाल भी उतना ही गहरा है। क्या हमें ये तय करने का अधिकार है कि हमारी सभ्यता की कहानी को ब्रह्मांड में भेजा जाए? अगर हम वॉयेजर 3 के साथ अपनी पूरी डिजिटल हिस्ट्री, हमारे युद्ध, हमारी गलतियां, हमारी उपलब्धियां, अगर हम ये सब भेजते हैं तो क्या हम अनजाने में अपनी कमजोरियों को उजागर कर रहे होंगे, या ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम कॉस्मिक ओशन में अपनी आवाज छोड़ें, ये दिखाने के लिए कि हम थे, हमने सपने देखे और हमने कोशिश की? क्या वॉयेजर 3 का संदेश हमारी आशा होगा या हमारी सबसे बड़ी भूल बन जाएगा? वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 ने गोल्डन रिकॉर्ड्स के रूप में एक टाइम कैप्सूल भेजा है जो लाखों या शायद अरबों साल बाद किसी अनजान सभ्यता तक पहुंच सकता है। लेकिन अगर हम आज वॉयेजर 3 लॉन्च करें तो क्या हम फिर से ऐसी सादगी चुनेंगे, या फिर हम डिजिटल एज की ताकतवर टेक्नोलॉजी का चुनाव करेंगे? सोचिए, अरबों साल बाद जब मिल्की वे और एंड्रोमेडा गैलेक्सीज का टकराव होगा तो ये वॉयेजर्स या कम से कम उनके गोल्डन रिकॉर्ड्स शायद तब भी इस कॉस्मिक ओशन में तैर रहे होंगे। इंटरस्टेलर डस्ट और कॉस्मिक रेज ने उन्हें शायद जर्जर कर दिया होगा, लेकिन यूरेनियम 238 से सुरक्षित वो रिकॉर्ड्स मानव सभ्यता की आखिरी निशानियों को संजोए कहीं भटक रहे होंगे, किसी के इंतजार में। अगर कोई सभ्यता उन्हें ढूंढ ले तो वो हमारी हंसी, हमारे जीवन,
हमारे संगीत और हमारे सपनों को सुनेंगे। वे जानेंगे कि एक छोटा सा ग्रह, एक नीला सा बिंदु कभी तारों तक पहुंचना चाहता था। लेकिन वॉयेजर 3 का संदेश क्या होगा? जैसा कार्ल सेगन ने कहा कि हमारा संदेश एकदम सरल होना चाहिए ताकि हर सभ्यता हमारी कहानी को समझ सके। या फिर हम नैनोस्केल जैसी टेक्निक पर भरोसा करेंगे, ये जानते हुए कि शायद केवल सबसे उन्नत सभ्यताएं ही इसे पढ़ पाएंगी। और क्या हम ये जोखिम लेंगे कि हमारा स्थान, हमारी कमजोरियां किसी खतरनाक सभ्यता तक पहुंच जाएं? ये एक ऐसी पहेली है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि ब्रह्मांड में अपनी जगह को कैसे परिभाषित किया जाए। ये कहानी सिर्फ वॉयेजर्स की नहीं है, ये हमारी कहानी है। ये उस जिज्ञासा की कहानी है जिसने हमें ऑट क्लाउड से परे, रॉस 248 जैसे तारों तक और शायद इंटरगैलेक्टिक स्पेस तक देखने की हिम्मत दी। सन 1977 नासा इंसानी इतिहास के अपने 2 सबसे एम्बिशियस मिशंस को लॉन्च करता है, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2। ये दोनों जुड़वा स्पेसक्राफ्ट्स डिजाइन किए गए थे आउटर प्लैनेट्स को स्टडी करने के लिए, और इसके बाद उन्हें आउटर स्पेस और इंटरस्टेलर स्पेस को एक्सप्लोर करते हुए आगे बढ़ना था। 4 दशक से भी ज्यादा हो चुके हैं और ये वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट्स आज भी धरती को अपना बहुमूल्य डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं। ये अंतरिक्ष के अंधेरे कोनों में और भी आगे बढ़ते जा रहे हैं, जहां इंसानों की बनाई गई कोई भी चीज आज तक नहीं पहुंच पाई है। वॉयेजर 1 अभी धरती से 14 अरब मील से भी ज्यादा दूरी पर है। वहीं इंटरस्टेलर स्पेस में ही ट्रेवल कर रहा वॉयेजर 2 इससे थोड़ा सा पीछे 12 अरब मील का फासला तय कर चुका है। हमारे लिए ये स्पेसक्राफ्ट्स इंसानी जिज्ञासा और इस ब्रह्मांड को जानने की, इसके रहस्यों से पर्दा उठाने की हमारी सनक का प्रतीक बन चुका है। लेकिन आखिर ये मिशन कब तक इस असीमित ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करता रहेगा? जैसे जैसे ये मिशन आगे बढ़ता जा रहा है तो इसका अंत आखिर क्या होगा? आखिर कैसे वॉयेजर्स का ये इनक्रेडिबल मिशन अपने अंत की ओर बढ़ेगा? वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट के इस महानतम मिशन के पॉसिबल एंड सिनेरियोज क्या हो सकते हैं? जैसे जैसे ये स्पेसक्राफ्ट इस कॉस्मोस में आगे बढ़ते जाएंगे तो नासा को कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे? आखिर कहां तक है हमारी टेक्नोलॉजी की लिमिट? जानेंगे आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में। वॉयेजर्स का करंट स्टेटस। इससे पहले कि हम वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट के पॉसिबल और पोटेंशियल एंड सिनेरियोज की बात करें, हमें वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट की करंट पोजीशन को जानना होगा और 1977 में लॉन्च होने के बाद से आखिर ये मिशन कहां तक पहुंचा है। वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 ओरिजिनली डिजाइन किए गए थे हमारे सोलर सिस्टम के आउटर प्लैनेट्स के एक ग्रैंड टूर के लिए, जो कि एक रेयर प्लैनेटरी अलाइनमेंट के दौरान होने वाला था। ये प्लैनेटरी अलाइनमेंट कुछ ऐसा था कि सोलर सिस्टम के आउटर प्लैनेट्स इस तरह से अलाइन होने वाले थे कि एक ही मिशन से सबको एक एक करके फ्लाई बाय किया जा सकता था। और ये अलाइनमेंट इतना रेयर है कि ऐसा अलाइनमेंट 176 साल में सिर्फ एक ही बार बनता है। तो इसी अलाइनमेंट को ध्यान में रखते हुए 2 मिशंस डिजाइन किए गए थे। पहला वॉयेजर 1, जिसका प्राइमरी मिशन था जुपिटर और सैटर्न को फ्लाई बाय करना और वहां से मिलने वाले वैल्यूएबल डेटा को धरती तक ट्रांसमिट करना। वहीं दूसरा मिशन था वॉयेजर 2, जिसकी जर्नी वॉयेजर 1 के मुकाबले कुछ लंबी होने वाली थी, क्योंकि ये जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून सभी बड़े ग्रहों से होकर गुजरने वाला था और उनके मून्स को भी एक्सप्लोर करने वाला था। दोनों ही स्पेसक्राफ्ट्स अपने काम में बेहतरीन थे और अपने अपने मिशंस को बखूबी पूरा भी किया। इतना ही नहीं, दोनों स्पेसक्राफ्ट्स ने वैज्ञानिकों की उम्मीदों से कहीं ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया और हमें उन ग्रहों की लेटेस्ट इमेजेस, ग्राउंड ब्रेकिंग डेटा और उनके चंद्रमाओं की तस्वीरें भी हमें भेजी, जिससे हमारे ही सोलर सिस्टम के आउटर प्लैनेट्स के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग और भी ज्यादा बेहतरीन होती गई। अपने प्राइमरी मिशन को कंप्लीट करने के बाद दोनों ही स्पेसक्राफ्ट्स ने एक्सटेंडेड मिशन को शुरू किया और इंटरस्टेलर स्पेस की ओर निकल पड़े। सन 2012 में वॉयेजर 1 इंटरस्टेलर स्पेस में जाने वाली पहली मानव निर्मित वस्तु बन गया, यानी इस स्पेसक्राफ्ट ने सबसे पहले हेलियोपाउस को क्रॉस करके इंटरस्टेलर स्पेस में कदम रख लिया था। हेलियोपाउस वो बाउंड्री है जिसके बाद सूर्य का इन्फ्लुएंस खत्म होता जाता है और उससे आगे
इंटरस्टेलर मीडियम शुरू होता है, वहीं वॉयेजर 2 सन 2018 में इंटरस्टेलर स्पेस में एंटर कर जाता है। अभी की बात करें तो ये दोनों ही स्पेसक्राफ्ट्स ऑपरेशनल हैं और लगातार हमें डेटा भेज रहे हैं। हालांकि कभी कभी हमें इनसे कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। कभी कभी हमें इन स्पेसक्राफ्ट्स में ग्लिचेस भी देखने को मिलते हैं, लेकिन जैसे तैसे करके नासा इनसे कम्युनिकेट करने में कामयाब हो जाता है। ये दोनों ही स्पेसक्राफ्ट्स जितना हमसे दूर जाते जा रही हैं, इनसे कम्युनिकेट करने में हमें उतना ज्यादा लंबा वक्त लग रहा है और ये लगातार चैलेंजिंग भी होता जा रहा है। इन दोनों स्पेसक्राफ्ट से मिलने वाला सिग्नल भी बहुत वीक है, जो कि नासा के लिए अगला बड़ा चैलेंज बन जाता है। वॉयेजर से मिलने वाला सिग्नल हमारी डिजिटल वॉचेस को चलाने में लगने वाली एनर्जी से भी 20 अरब गुना कमजोर होता है। इतने चैलेंजेस के बाद भी नासा अपने डीप स्पेस नेटवर्क से इन सिग्नल्स को कैप्चर कर लेता है और कुछ इस तरह से हम इंटरस्टेलर मीडियम और अपने सोलर सिस्टम के बाहरी इलाकों के बारे में साइंटिफिक डेटा इकट्ठा कर पाते हैं। वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट पर लगे इंस्ट्रूमेंट्स को चलाने के लिए दोनों ही स्पेसक्राफ्ट पर रेडियो आइसोटोपिक थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर यानी RTG लगे हुए हैं, जो कि डिके होते हुए प्लूटोनियम 238 से निकलने वाली हीट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते रहते हैं। समय के साथ RTG से जनरेट होने वाली आउटपुट पावर लगातार कम होती जा रही है, जिससे स्पेसक्राफ्ट के सभी इंस्ट्रूमेंट्स को चलाए रख पाना पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से नासा ने बड़े ही केयरफुली स्पेसक्राफ्ट की पावर कंजप्शन को मैनेज किया है। नासा ने स्पेसक्राफ्ट को लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलाने के लिए गैर जरूरी सभी इंस्ट्रूमेंट्स को टाइम टू टाइम बंद किया है, ताकि स्पेसक्राफ्ट की एनर्जी को बचाया जा सके। लेकिन जैसे जैसे वॉयेजर आगे बढ़ता जाएगा, इसके पावर लेवल्स आखिरकार इतने कम हो जाएंगे कि वो अपने किसी भी इंस्ट्रूमेंट को चला नहीं पाएगा और अंत में हमारा संपर्क वॉयेजर से कम्युनिकेट न होने की वजह से टूट जाएगा। लेकिन सवाल है कि तब क्या होगा? क्या ये ऐतिहासिक मिशन इस मोड़ पर आकर खत्म हो जाएगा? रनिंग आउट ऑफ पावर। वॉयेजर मिशन का सबसे स्वाभाविक अंत तो यही है कि वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट्स की पावर आखिरकार खत्म हो जाएगी। रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर, जो कि इन दोनों ही स्पेसक्राफ्ट्स का पावर सोर्स है, वो स्टेडीली अपनी पावर लूज करता जा रहा है, क्योंकि प्लूटोनियम 238 के नेचुरल डिके की प्रोसेस को हम किसी भी तरह से प्रभावित नहीं कर सकते। यानी आप कह सकते हैं कि जब से ये RTG मैन्युफैक्चर हुए हैं, तभी से ये अपनी पावर लूज करते जा रहे हैं और एक समय ऐसा आएगा जब ये RTG स्पेसक्राफ्ट के इंस्ट्रूमेंट्स को चलाने के लिए जरूरी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर पाएंगे। तब वॉयेजर्स अपनी इस जर्नी में हमेशा के लिए शांत हो जाएंगे। नासा का अनुमान है कि वॉयेजर्स में लगे RTG फिलहाल इतनी पावर जनरेट कर सकते हैं कि ऑन बोर्ड 1 या 2 इंस्ट्रूमेंट्स को 2025 तक चलाया जा सकता है और इसके बाद पावर लेवल्स स्पेसक्राफ्ट सिस्टम्स को चलाने के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड थ्रेशोल्ड से भी नीचे चले जाएंगे। और जब ये होगा, वॉयेजर्स हमारी धरती पर कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। न तो वॉयेजर्स हमें सिग्नल भेज पाएगा और न ही सिग्नल भेजने के लिए खुद को एकदम प्रिसाइजली धरती की तरफ खुद को अलाइन कर पाएगा, क्योंकि ये सारे काम वॉयेजर्स पर लगे इंस्ट्रूमेंट्स ही करते हैं। ऐसा होने पर वॉयेजर पर लगे सभी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स काम करना बंद कर देंगे। लेकिन पावर लूज करने के बाद भी वॉयेजर इस वास्ट यूनिवर्स में अपनी जर्नी को ऐसे ही जारी रखेगा। वो एकदम शांत होकर इंसानों द्वारा भेजे गए एक बड़े ही महत्वाकांक्षी मिशन को अंजाम देने में जुट जाएगा, द गोल्डन रिकॉर्ड्स। जी हाँ, वॉयेजर पर मौजूद सबसे कीमती चीज। हम इंसानों ने दोनों ही वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट्स पर एक फोनोग्राफ रिकॉर्ड में धरती पर होने वाली तरह तरह की आवाजें, तस्वीरें, यहाँ के जीवन, कल्चर और दैनिक कामों की तस्वीरें भेजी हैं। इसके अलावा एलियंस के लिए कई संकेत और संदेश हैं, जिनसे वो हमारी धरती पर जीवन, धरती की लोकेशन और हमसे संपर्क करने के तरीके के बारे में जान सकते हैं। अगर ये स्पेसक्राफ्ट किसी अत्याधुनिक इंटेलिजेंट एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल लाइफ के हाथ लग जाता है, तो असल मायनों में ये मिशन पूरा हो जाएगा। लेकिन तब तक ये हमारे ग्रह, हम इंसानों और हमारी इंसानियत यानी कि मानव जाति को प्रदर्शित करता ब्रह्मांड की सैर करता रहेगा। ये चुपचाप हमारे संदेश को ब्रह्मांड के दूसरे हिस्सों तक लेकर जाता रहेगा। हालांकि हम ये कभी नहीं जान पाएंगे कि संपर्क टूटने के बाद वॉयेजर्स के साथ क्या होगा। क्या ये स्पेसक्राफ्ट वाकई एलियंस तक
हमारे संदेश को पहुंचा देगा या फिर इसका अंजाम कुछ और होगा। इसके इर्द गिर्द एक गहरा रहस्य हमेशा बना रहेगा, लेकिन ये तय है कि ये यात्रा आने वाले हजारों, लाखों और अरबों सालों तक भी चल सकती है। इंटरस्टेलर कोलिजन। एक और संभावित परिस्थिति ये हो सकती है कि वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट इंटरस्टेलर स्पेस में किसी ऑब्जेक्ट से टकरा जाएं। हालांकि ऐसा होने की संभावना काफी कम है, क्योंकि स्पेस हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा है और इसके मुकाबले स्पेसक्राफ्ट्स काफी छोटे होते हैं। ऐसे में आमने सामने से किसी ऑब्जेक्ट से इनका टकरा जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इंटरस्टेलर स्पेस बिल्कुल खाली नहीं है, लेकिन बहुत विरल जरूर है, यानी कि इसकी डेंसिटी इतनी कम है कि इंटरस्टेलर स्पेस में 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में एक ही एटम मिल पाता है, जो कि हमारे सोलर सिस्टम की डेंसिटी से भी बहुत कम है। इसलिए यूनिवर्स के इतने वास्ट एक्सपेंस में स्पेसक्राफ्ट के किसी ऑब्जेक्ट से टकराने के चांसेस बहुत कम हैं। इंटरस्टेलर स्पेस में अगर वॉयेजर्स किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराए भी तो वो मोस्ट लाइकली एक छोटा सा ग्रेन या फिर इंटरस्टेलर डस्ट पार्टिकल हो सकता है, और ऐसे छोटे पार्टिकल से टकराने पर हमारे स्पेसक्राफ्ट को कुछ भी नहीं होगा। पार्टिकल्स का स्मॉल साइज और स्मॉल रिलेटिव स्पीड हमारे वॉयेजर्स को ज्यादा डैमेज नहीं पहुंचा पाएगी। इनफैक्ट देखा जाए तो वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 हमारे सोलर सिस्टम से जाते हुए ऐसे अनेकों ही पार्टिकल्स से टकराए थे, लेकिन इनसे वॉयेजर्स की परफॉर्मेंस पर कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन हाँ, अगर वॉयेजर्स किसी बड़े ऑब्जेक्ट से टकरा जाते हैं, जैसे कि किसी छोटे एस्टेरॉयड या कॉमेट से, तो परिणाम काफी भयानक हो सकते हैं। अभी वॉयेजर्स अप्रॉक्सीमेटली 17 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से इंटरस्टेलर स्पेस में ट्रेवल कर रहे हैं, और इतनी रफ्तार पर अगर ये किसी छोटे कुछ सेंटीमीटर डायमीटर के ऑब्जेक्ट से टकरा जाते हैं तो ये घटना कैटास्ट्रोफिक होगी। इस इम्पैक्ट से स्पेसक्राफ्ट तबाह हो जाएगा। इसके टुकड़े मलबे के रूप में अंतरिक्ष में हर तरफ बिखर जाएंगे, और ऐसा अंत हमारे लिए काफी इमोशनल होगा। हम जानते हैं कि इस तरह के कोलिजन में वॉयेजर्स का कुछ भी नहीं बचेगा, लेकिन ऐसा होने के चांसेस काफी कम हैं। वॉयेजर इस यूनिवर्स के उन हिस्सों में सैर कर रही हैं जो लगभग खाली हैं। वहां कोलिजन होने की संभावना 0 के बराबर है, और ऐसा अगर होगा भी तो वो लाखों साल बाद होगा, और तब तक शायद धरती पर वॉयेजर्स इतिहास की किताबों के चैप्टर्स बन चुके होंगे। एंटरिंग अ सोलर सिस्टम। वॉयेजर की इस जर्नी में हम एक और विचित्र सिनेरियो को जोड़ सकते हैं। हो सकता है कि वॉयेजर्स अपनी इस यात्रा के दौरान किसी दूसरे सोलर सिस्टम में एंटर कर जाएं, और यही उनके सफर का अंतिम पड़ाव हो। हालांकि इस पूरे सिनेरियो को हम हाइपोथेटिकल ही मानकर चल रहे हैं, और ऐसा होने में लाखों साल लग जाएंगे, लेकिन ये वॉयेजर्स की इस यात्रा में एक नया मोड़ साबित होगा। दोनों ही स्पेसक्राफ्ट इंटरस्टेलर स्पेस में अपनी डिसाइडेड ट्रेजेक्टरी पर कुछ इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं कि वॉयेजर 1 कॉन्स्टेलेशन ऑफाइकस की ओर चला जा रहा है, और वॉयेजर 2 कॉन्स्टेलेशन सजिटेरियस की तरफ जा रहा है। अगर ये स्पेसक्राफ्ट्स इसी रफ्तार से चलते जाएंगे तो आने वाले 40,000 सालों में वॉयेजर 1 एक नॉन सितारे ग्लीज 445 के 1.6 लाइट ईयर के दायरे में पहुंच जाएगा। वहीं वॉयेजर 2 इस अनंत ब्रह्मांड में सैर करते हुए करीब 2,96,000 साल बाद एक सितारे रॉस 248 के 4.3 लाइट ईयर के दायरे में होगा। हालांकि हमें ये डिस्टेंसेस बहुत ज्यादा लग सकते हैं, लेकिन अगर हम कॉस्मिक स्केल पर देखें तो ये कुछ भी नहीं है। अगर ये स्पेसक्राफ्ट उन तारों के बेहद नजदीक पहुंच जाते हैं या फिर किसी स्टार सिस्टम के एकदम करीब पहुंच जाते हैं, तो उस तारे की वजह से इनकी ट्रेजेक्टरी बदल जाएगी। हो सकता है कि ये स्पेसक्राफ्ट वहां मौजूद सेलेस्टियल बॉडी के बेहद करीब से गुजरें। ऐसे सिनेरियो में वॉयेजर्स पहले मैन मेड ऑब्जेक्ट बन जाएंगे जो किसी दूसरे स्टार सिस्टम में एंटर करेंगे। भले ही हमारे वॉयेजर्स किसी दूसरे स्टार सिस्टम को विजिट करेंगे, लेकिन उस समय तक पावर सोर्स न होने की वजह से ये पूरी तरह से इनएक्टिव बने रहेंगे। जब तक ये उस स्टार सिस्टम तक पहुंचेंगे, इनका पावर सोर्स बिल्कुल भी एनर्जी जनरेट नहीं कर रहा होगा। इसीलिए ना तो ये उन सेलेस्टियल बॉडीज तक कोई सिग्नल ट्रांसमिट कर पाएंगे और ना ही धरती तक। यानी अगर ऐसा होगा भी तो हम ये कभी नहीं जान पाएंगे कि वॉयेजर्स के साथ उनके आखिरी वक्त में क्या हुआ। अगर उस स्टार सिस्टम में इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म मौजूद होगी तो वो जरूर वॉयेजर्स को देख लेंगे, और वॉयेजर जैसी आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट को देखकर
वो इसे कैप्चर करने की कोशिश भी करेंगे, तो क्या होगा जब ये सिनेरियो सच होगा? डिस्कवरी बाय एलियन सिविलाइजेशन। वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट का किसी एलियन सभ्यता के हाथ लग जाना हमारी सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग सोच है। ये सबसे एक्साइटिंग पॉसिबिलिटीज में से एक है कि एक ना एक दिन वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट को किसी इंटेलिजेंट एलियन सिविलाइजेशन द्वारा खोज लिया जाएगा। दोनों ही स्पेसक्राफ्ट्स वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 पर एक गोल्डन रिकॉर्ड है, जो कि हम धरती वासियों की तरफ से उन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स को भेजा गया एक संदेश है। गोल्डन रिकॉर्ड में ऐसी आवाजें और तस्वीरें हैं जो यहाँ यानी कि इस धरती के जीवन को दर्शाती हैं। 55 भाषाओं में उन एलियंस को ग्रीटिंग्स भेजे गए हैं। डिफरेंट कल्चर्स का म्यूजिक, लोगों और जानवरों की तस्वीरें, धरती के लैंडस्केप्स की तस्वीरें, वो भी गोल्डन रिकॉर्ड में शामिल की गई हैं। इसके अलावा रिकॉर्ड में उस समय के यूएस प्रेसिडेंट जिमी कार्टर का एक संदेश भी है, जिसमें ये आशा की गई है कि ये मिशन मानव सभ्यता की एग्जिस्टेंस के किस्से इस ब्रह्मांड में हर जगह, हर कोने तक फैलाएगा और दूसरे मौजूद एलियंस को पता चले कि धरती पर भी कोई रहता है और हम इंसान इस यूनिवर्स में किसी से भी कम्युनिकेट करने के लिए बहुत उतावले हैं। हालांकि इस बात की संभावना न के बराबर है कि वॉयेजर्स को कोई एलियन सिविलाइजेशन डिस्कवर कर पाए, लेकिन फिर भी ये पॉसिबिलिटी हम सबको क्यूरियस कर देती है। अगर हम ये मान भी लें कि दोनों में से किसी स्पेसक्राफ्ट को किसी एलियन सभ्यता ने खोज लिया है, लेकिन इस बात का हमें कभी पता नहीं चल पाएगा। चैलेंज ये भी है कि उन एडवांस एलियंस को गोल्डन रिकॉर्ड्स में भेजे गए मैसेजेस को डिसाइफर करना पड़ेगा, जिसके बाद ही वो एलियंस हमारे बारे में और हमारी पृथ्वी पर पल रहे जीवन के बारे में जान पाएंगे। और इस तरह से देखा जाए तो वॉयेजर्स हमारी मानव सभ्यता को इस अनंत ब्रह्मांड में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यदि हम कहें कि अगर वॉयेजर्स को एलियंस कभी खोज ही न पाए, तो ऐसा होने के बावजूद भी वॉयेजर्स हमारे मानवता के संदेश को लिए इस अनंत ब्रह्मांड में घूमता रहेगा। एक्सप्लोरेशन की यही स्पिरिट हम इंसानों को बेहतरीन बनाती है। द गोल्डन रिकॉर्ड एक रिमाइंडर है कि कैसे हम इस ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करने और इससे जुड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हम अकेले नहीं रहना चाहते इस अनंत ब्रह्मांड में। हम कोई साथी तलाश रहे हैं जो इस कॉस्मिक स्केल पर हमें अकेला महसूस न होने दे, और हमें आशा है कि एक न एक दिन हमारा ये प्रयास जरूर कामयाब होगा। सन 1977 में लॉन्च किए गए नासा के वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट हमारी मानव सभ्यता के लिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नी पर निकले हैं, जो आज इस अनंत ब्रह्मांड में ट्रैवल करते हुए किसी भी मैन मेड ऑब्जेक्ट से कहीं आगे जा चुके हैं। पहले वॉयेजर मिशन को जुपिटर और सैटर्न को एक्सप्लोर करने के लिए सिर्फ 5 साल के मिशन पीरियड के लिए ही डिजाइन किया गया था, लेकिन वॉयेजर्स ने वैज्ञानिकों की अपेक्षाओं से कहीं ज्यादा बेहतर काम किया। इसने समय रहते अपने सभी मिशन पूरे किए और फिर इसे आगे के मिशन के लिए इस अनंत अंधकार से भरे इस ब्रह्मांड में एक कभी न खत्म होने वाले सफर पर दोबारा भेज दिया गया। और आज वॉयेजर 1 हमारी धरती से करीब 14 बिलियन माइल्स की दूरी पर मौजूद हैं और वॉयेजर 2 भी ज्यादा पीछे नहीं है, और ये लगातार इस अनंत अंधकार से भरे ब्रह्मांड में लगातार सफर कर रहे हैं। पर सवाल यह है कि नासा ने इतने ज्यादा डिस्टेंस और हार्श स्पेस कंडीशंस के बावजूद भी इन स्पेसक्राफ्ट्स को इतने लंबे समय तक कैसे ऑपरेशनल बनाए रखा। इन्हें जिंदा रखने के लिए चतुराई, कुशलता, प्रतिभा और शायद थोड़ा लक भी जरूरी था। पावर को केयरफुली मैनेज करना, लगातार एक्यूरेट सॉफ्टवेयर अपडेट्स देते रहना और टेक्निकल चैलेंजेस को ओवरकम करना। वॉयेजर मिशन टीम ने इन स्पेसक्राफ्ट्स की हिस्टोरिक जर्नी को जारी रखने के लिए हर एक मुमकिन कोशिश की है। आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे वो स्ट्रेटजीज और टेक्निक्स जो नासा ने इन वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट्स को 4 डेकेड से भी ज्यादा समय तक ऑपरेशनल रखने के लिए इस्तेमाल की हैं। इन डिस्टेंट एक्सप्लोरर्स को आखिर किस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, कैसे मिशन टीम ने क्लेवर सॉल्यूशंस इंप्लीमेंट किए और इन स्पेसक्राफ्ट के लिए आगे क्या चुनौतियां हैं,
जब ये इंटरस्टेलर में अपनी जर्नी को लगातार कंटिन्यू करते रहेंगे। इस कहानी के हर एक मोड़ पर एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री छिपी हुई है। क्या ये वॉयजर्स हमें इस ब्रह्मांड के और ज्यादा दूर के रहस्य बताने में कामयाब हो पाएंगे? आखिर कब तक नासा इन स्पेसक्राफ्ट्स को जिंदा रख पाएगा? वॉयजर 1 और वॉयजर 2 की ये जर्नी न केवल स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए एक माइलस्टोन है, बल्कि ये मिशन हमें सिखाता है कि कैसे लिमिटेड रिसोर्सेज और एक्सट्रीम कंडीशंस में भी इनोवेशन और डिटर्मिनेशन के साथ असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। द पावर ऑफ आरटीजीज, रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स। वॉयजर स्पेसक्राफ्ट्स के इतने लंबे समय तक ऑपरेशनल रहने का एक की रीजन है उनका पावर सोर्स, रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स यानी आरटीजीज। हमारे ट्रेडिशनल सोलर पैनल्स जो सनलाइट पर डिपेंड करते हैं, लेकिन उन्हें डीप स्पेस में यूज नहीं कर सकते, इसलिए वॉयजर स्पेसक्राफ्ट में आरटीजीज को यूज किया गया है। आरटीजीज रेडियो मटेरियल के नेचुरल डिके से जनरेट होने वाली हीट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। वॉयजर स्पेसक्राफ्ट्स के केस में ये रेडियो एक्टिव मटेरियल प्लूटोनियम 238 है। आरटीजीज ने वॉयजर स्पेसक्राफ्ट को लगातार और रिलायबल पावर सप्लाई प्रदान की है, जिसकी वजह से वॉयजर डीप स्पेस में लगातार ऑपरेशनल बना रहा। ये टेक्नोलॉजी विशेष रूप से उन मिशंस के लिए आइडियल है जहां सनलाइट कम होती है और या फिर होती ही नहीं, जैसे कि आउटर प्लैनेट्स और इंटरस्टेलर स्पेस में। प्लूटोनियम 238 का नेचुरल डिके प्रोसेस हीट जनरेट करता है, जिसे थर्मो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स के माध्यम से डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये प्रोसेस बिना किसी मूविंग पार्ट्स के होती है, जिससे आरटीजीज बेहद रिलायबल और लॉन्ग लास्टिंग बन जाते हैं। हालांकि समय के साथ प्लूटोनियम 238 का डिके होता है, जिससे पावर आउटपुट धीरे धीरे कम हो जाता है, लेकिन फिर भी वॉयजर स्पेसक्राफ्ट्स ने अपने एक्सपेक्टेड लाइफ स्पैन को काफी पीछे छोड़ दिया है। ये इस मिशन के डिजाइन और इंजीनियरिंग की ड्यूरेबिलिटी का ही नतीजा है। आरटीजीज कैसे काम करते हैं? आरटीजीज एक तरह की न्यूक्लियर बैटरीज हैं जो रेडियोएक्टिव आइसोटोप के डिके होने पर प्रोड्यूस होने वाली हीट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करती हैं। वॉयजर स्पेसक्राफ्ट्स पर हर एक के पास 3 आरटीजीज हैं, जिनमें प्लूटोनियम 238 ऑक्साइड रखा गया है। जब प्लूटोनियम डिके करता है तो हीट रिलीज होती है, जो कि थर्मोकपल्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होती रहती है। थर्मोकपल्स ऐसे डिवाइस होते हैं जो टेम्परेचर डिफरेंस होने पर वोल्टेज जनरेट करते हैं। 1977 में जब वॉयजर्स लॉन्च किए गए थे, तब उनके आरटीजीज लगभग 470 वॉट तक इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे प्लूटोनियम टाइम के साथ डिके होता गया, हीट और कॉन्सिक्वेंटली आरटीजीज से प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिकल पावर ग्रेजुअली डिक्रीज होती गई। आज आरटीजीज अपने शुरुआती पावर से 40% कम यानी कि अराउंड 250 वाट्स इलेक्ट्रिसिटी ही प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी वॉयजर स्पेसक्राफ्ट्स ने अपनी पावर को बहुत ही एफिशिएंटली मैनेज किया है। मिशन टीम ने नॉन एसेंशियल सिस्टम्स को उनका उपयोग खत्म होने के तुरंत बाद ही बंद कर दिया और इंस्ट्रूमेंट्स को बहुत केयरफुली प्रायोरिटाइज किया गया है, ताकि वे लिमिटेड पावर के बावजूद भी साइंटिफिक डेटा कलेक्ट करते रहें। और यही वजह है कि वॉयजर 1 और वॉयजर 2 आज भी इंटरस्टेलर स्पेस से हमें वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं। आरटीजीज की इस लॉन्ग लास्टिंग कैपेबिलिटी ने वॉयजर मिशन को एक अद्भुत उदाहरण बना दिया है कि कैसे एडवांस टेक्नोलॉजी और स्मार्ट इंजीनियरिंग के साथ हम डीप स्पेस में एक लंबे समय तक अपनी एग्जिस्टेंस को बनाए रख सकते हैं। पावर मैनेजमेंट। डिक्रीजिंग पावर सप्लाई के साथ वॉयजर्स को ऑपरेशनल रखने के लिए नासा ने स्पेसक्राफ्ट के पावर कंजप्शन को भी केयरफुली मैनेज किया। बीते सालों में मिशन टीम ने सिस्टमैटिकली नॉन एसेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और सिस्टम्स को टर्न ऑफ किया है, ताकि पावर को कंजर्व किया जा सके। इस अप्रोच से क्रिटिकल सिस्टम्स जैसे कि कम्युनिकेशन सिस्टम और कुछ की साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स को ऑपरेशनल बनाए रखना पॉसिबल हो पाया। उदाहरण के लिए वॉयजर टीम ने उन इंस्ट्रूमेंट्स के हीटर्स को टर्न ऑफ किया है जो अब यूज में नहीं है, और ऐसे नॉन एसेंशियल सिस्टम्स को भी, जैसे कि टेप रिकॉर्डर्स को, जो कि डेटा ट्रांसमिट करने से पहले स्टोर करते थे। इस केयरफुल पावर मैनेजमेंट ने वॉयजर्स को लगातार कम हो रहे एनर्जी रिजर्व्स के बावजूद भी मिशन कंटिन्यू करने दिया। हीट और थर्मल मैनेजमेंट। आरटीजीज के साथ एक और बड़ा चैलेंज है
डिकेइंग प्लूटोनियम से जनरेट होने वाली हीट को मैनेज करना। बिल्कुल धरती की ही तरह स्पेस के कोल्ड वैक्यूम में भी एक्सेस हीट एक प्रॉब्लम बन सकती है। वॉयजर्स एक थर्मल कंट्रोल सिस्टम के साथ डिजाइन किए गए हैं जो हीट रिजेक्शन के लिए ल्यूवर्स और सिस्टम में हीट बनाए रखने के लिए इंसुलेशन का यूज करता है, और ये पूरा सिस्टम स्पेसक्राफ्ट के इंटरनल टेम्परेचर को रेगुलेट करती हैं। ये पूरा थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम इंस्ट्रूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स को उनके ऑपरेशनल टेम्परेचर की रेंज में रखता है। जैसे जैसे समय के साथ आरटीजीज का पावर आउटपुट कम हो रहा है, उनसे जनरेट होने वाली हीट भी डिक्रीज होती जा रही है। इस वजह से स्पेसक्राफ्ट के सिस्टम को भी गर्म रखना मुश्किल होता जा रहा है। वॉयेजर टीम को स्पेसक्राफ्ट के पावर और थर्मल मैनेजमेंट के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाना पड़ता है ताकि इसके क्रिटिकल कंपोनेंट्स कहीं एक्सेसिव कोल्ड टेम्परेचर की वजह से कहीं फेल न हो जाएं। इसके अलावा वॉयेजर टीम ने स्पेसक्राफ्ट के ओरिएंटेशन को एडजस्ट करने जैसे इनोवेटिव तरीकों का भी यूज किया है ताकि इंस्ट्रूमेंट को सूरज की हीट से भी थोड़ा गर्म रखा जा सके। ये सब एक कॉम्प्लेक्स डांस की तरह है जहां हर एक डिसीजन स्पेसक्राफ्ट के सर्वाइवल और साइंटिफिक आउटपुट को प्रभावित करता है। इन सब चैलेंजेस के बावजूद भी वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 ने अपनी इनक्रेडिबल जर्नी को आज तक भी जारी रखा है। सॉफ्टवेयर अपडेट्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग फ्रॉम बिलियंस ऑफ माइल्स अवे। वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट को ऑपरेशनल रखना सिर्फ पावर मैनेज करने से पॉसिबल नहीं हुआ, बल्कि उनके सिस्टम्स और सॉफ्टवेयर की हेल्थ को मेंटेन करना भी उतना ही जरूरी है। पिछले सालों में वॉयेजर मिशन टीम ने कई प्रॉब्लम्स को ट्रबल शूट किया। वॉयेजर्स को कई क्रिटिकल सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी भेजे गए और बहुत से क्रिएटिव सॉल्यूशंस भी डिवाइस किए गए, वो भी बिलियंस ऑफ माइल्स की दूरी से। सॉफ्टवेयर अपडेट्स। वॉयेजर मिशंस की सबसे रिमार्केबल बात यह है कि इन स्पेसक्राफ्ट्स ने इतने वास्ट डिस्टेंसेस के बावजूद भी सॉफ्टवेयर अपडेट्स रिसीव किए हैं। शुरुआत में स्पेसक्राफ्ट्स के पास सिर्फ 69 किलोबाइट्स का ही मेमोरी था, जो आज के स्टैंडर्ड्स के मुकाबले काफी कम है। इस लिमिटेड मेमोरी का मैक्सिमाइज यूज करने के लिए वॉयेजर टीम ने सॉफ्टवेयर्स को हाईली एफिशिएंट डिजाइन किया। मिशन गोल्स के लगातार इवॉल्व होने के बाद टीम को कई सॉफ्टवेयर अपडेट्स करने पड़े ताकि नए टास्क परफॉर्म किए जा सकें या फिर बग्स को फिक्स किया जा सके। ये अपडेट्स अर्थ से रेडियो सिग्नल्स के जरिए भेजे गए, जिन्हें स्पेसक्राफ्ट तक पहुंचने में करीब 20 घंटे लगते हैं। उदाहरण के लिए जब सन 1990 में वॉयेजर 1 को फेमस पेल ब्लू डॉट इमेज लेने का टास्क दिया गया, तब मिशन टीम को स्पेसक्राफ्ट को स्पेशली रीप्रोग्राम करना पड़ा ताकि वो कैमरा अर्थ की तरफ पॉइंट कर सके। डायग्नोजिंग एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स रिमोटली। जब वॉयेजर्स अर्थ से दूर चले गए तो कम्युनिकेशन डिले भी लगातार बढ़ता गया, जिसकी वजह से रियल टाइम प्रॉब्लम सॉल्विंग मुश्किल होती चली गई। टीम को स्पेसक्राफ्ट से रिसीव हुए डेटा के आधार पर ही प्रॉब्लम्स डायग्नोज करने के लिए कमांड्स भेजने होते हैं, जिनका रिजल्ट देखने में उन्हें कई घंटे या दिन भी लग जाती हैं। एक घटना सन 2010 की है जब वॉयेजर 2 ने कंफ्यूज करने वाला डेटा ट्रांसमिट करना शुरू कर दिया। एनालिसिस के बाद मिशन टीम ने यह आइडेंटिफाई किया कि कंप्यूटर मेमोरी का एक बिट 0 से 1 में फ्लिप हो गया था, जो डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम में गड़बड़ी पैदा कर रहा था। कमांड्स की एक सीरीज भेजकर सिस्टम को दोबारा से रीसेट किया गया और उसके बाद स्पेसक्राफ्ट अपने नॉर्मल ऑपरेशन पर वापस आ गया। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, स्पेशली तब जब ये स्पेसक्राफ्ट हमसे करीब 9 बिलियन माइल्स की दूरी पर था। डीलिंग विद एजिंग हार्डवेयर। वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट अब 45 साल से भी ज्यादा पुराने हो चुके हैं और उनके सिस्टम एक्सपेक्टेड लाइफ स्पैन से काफी आगे जा चुके हैं। थ्रस्टर्स, जायरोस्कोप्स और कम्युनिकेशन सिस्टम जैसे कंपोनेंट्स में साफ साफ एजिंग के साइंस दिख रहे हैं, जिनका सॉल्यूशन मिशन टीम को क्रिएटिवली ढूंढना पड़ता है। उदाहरण के लिए स्पेसक्राफ्ट के थ्रस्टर्स, जो कि ओरिएंटेशन को एडजस्ट करती हैं, वो 4 दशकों से काम कर रहे हैं। थ्रस्टर्स के इनएफिशिएंट होने की वजह से ज्यादा पावर चाहिए होती है, जो मैन्यूवर परफॉर्म करने के लिए अक्सर यूज होते हैं। पावर कंजर्व करने के लिए मिशन टीम ने स्पेसक्राफ्ट को रीप्रोग्राम किया ताकि थ्रस्टर्स कम फ्रीक्वेंटली यूज हों और रिएक्शन व्हील्स पर ज्यादा रिलाई किया जाए। एक और जगह पर जब मिशन टीम ने यह डिस्कवर किया कि वॉयेजर 1 का प्राइमरी कम्युनिकेशन एंटीना स्पेसक्राफ्ट ओरिएंटेशन के चेंजेस की वजह से ऑफ टारगेट होने लगा था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मिशन टीम ने थ्रस्टर्स और रिएक्शन व्हील के कॉम्बिनेशन से एंटीना पॉइंटिंग को करेक्ट रखने के लिए एक नई स्ट्रेटजी को डेवलप किया।
इनोवेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। वॉयेजर मिशन टीम को स्पेसक्राफ्ट के एजिंग सिस्टम के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्रिएटिव बनना पड़ा। कुछ केसेस में तो टीम ने बिल्कुल ही नई टेक्निक्स को डेवलप किया ताकि हार्डवेयर फेलियर या लिमिटेशंस को कम किया जा सके। उदाहरण के लिए जब वॉयेजर 2 के जायरोस्कोप्स में वियर के साइन दिखने लगे तो टीम ने स्पेसक्राफ्ट की ओरिएंटेशन को डिटरमिन करने का एक नया मेथड डेवलप किया। उन्होंने स्टार ट्रैकर के डेटा को रिपर्पस किया जो ओरिजिनली तो एक अलग ही पर्पस के लिए डिजाइन किया गया था ताकि एंटीना अर्थ की तरफ पॉइंट करता रहे और कम्युनिकेशन पॉसिबल हो। सन 2019 में जब वॉयेजर 2 के पावर लेवल्स अचानक ही ड्रॉप होने लगे जिसकी वजह से इसके कई इंस्ट्रूमेंट्स शटडाउन हो गए थे, मिशन टीम ने यह आइडेंटिफाई किया कि अचानक वोल्टेज ड्रॉप की वजह से स्पेसक्राफ्ट ने एक पावर प्रोटेक्शन मोड ट्रिगर किया था। इस प्रॉब्लम को प्रिवेंट करने के लिए टीम ने स्पेसक्राफ्ट को रीप्रोग्राम किया ताकि क्रिटिकल सिस्टम्स को प्रायोरिटी दी जा सके और इंस्ट्रूमेंट्स हर हालात में ऑपरेशनल बने रहें, चाहे पावर लेवल्स कितने भी फ्लक्चुएट करते रहें। ओवरकमिंग कम्युनिकेशन चैलेंजेस। वॉयेजर मिशन टीम के लिए सबसे बड़े चैलेंजेस में से एक है वॉयेजर से होने वाली कम्युनिकेशन को लगातार मेंटेन रखना, स्पेशली इतने वास्ट डिस्टेंसेस पर। जैसे जैसे वॉयेजर्स अर्थ से दूर जा रहे हैं, सिग्नल्स के ट्रेवल टाइम भी उतने ही ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं और उनके सिग्नल्स की स्ट्रेंथ भी लगातार वीक हो रही है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन भी लगातार मुश्किल होता जा रहा है। डीप स्पेस नेटवर्क। वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए नासा प्राइमरीली अपने डीप स्पेस नेटवर्क यानी कि DSN का यूज करता है, जो कैलिफोर्निया, स्पेन और ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड लार्ज रेडियो एंटीनास का एक ग्लोबल सिस्टम है। DSN वॉयेजर सिस्टम का एक क्रिटिकल कंपोनेंट है जो अर्थ और इन डिस्टेंट स्पेसक्राफ्ट्स के बीच में एक लिंक प्रोवाइड करता है। जैसे जैसे वॉयेजर्स अर्थ से दूर होते गए, DSN ने अपने इक्विपमेंट्स को भी अपग्रेड किया ताकि कम्युनिकेशन को हर समय मेंटेन किया जा सके। उदाहरण के लिए सन 2012 में नासा ने DSN के एंटीनास को नए रिसीवर्स के साथ अपग्रेड किया जिनकी सेंसिटिविटी ज्यादा थी, जो वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 के फेंट सिग्नल्स को भी डिटेक्ट करने में काबिल थे। DSN के एंटीनास पावरफुल एम्पलीफायर से भी लैस किए गए हैं जो एयरक्राफ्ट तक भेजे गए सिग्नल्स को बूस्ट करते हैं, ये इंश्योर करते हुए कि कमांड्स बिलियंस ऑफ माइल्स की दूरी के बावजूद भी उनकी प्रिसाइज लोकेशन तक पहुंच सकें। सिग्नल डिले और डेटा ट्रांसमिशन। वॉयेजर्स के साथ कम्युनिकेट करने का एक यूनिक चैलेंज है और वो है सिग्नल के आदान प्रदान में लगने वाला एक लंबा समय, सिग्निफिकेंट टाइम डिले। फिलहाल अर्थ से वॉयेजर 1 तक सिग्नल ट्रैवल करने में लगभग 21 घंटे लगते हैं और रिस्पांस वापस आने में और 21 घंटे। ये राउंड ट्रिप डिले लगभग 2 दिनों का होता है जो रियल टाइम कम्युनिकेशन को इम्पॉसिबल ही बना देता है और इसी वजह से मिशन टीम को अपनी कमांड्स को केयरफुली प्लान और सीक्वेंस करना पड़ता है। डेटा ट्रांसमिशन की एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करने के लिए वॉयेजर्स एक टेक्निक का यूज करते हैं जिसे डेटा रेट रिडक्शन कहा जाता है। इस टेक्निक में साइंटिफिक डेटा को कंप्रेस करके ट्रांसमिट किया जाता है जिससे स्पेसक्राफ्ट शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में ज्यादा डेटा भेज सकते हैं। DSN फिर अर्थ पर इस डेटा को डीकम्प्रेस और प्रोसेस करता है, ये इंश्योर करते हुए कि कोई भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन लॉस्ट न हो जाए। एंटीना पॉइंटिंग और ट्रैकिंग। वॉयेजर्स के साथ एक स्टेबल कम्युनिकेशन लिंक मेंटेन करने के लिए प्रिसाइज एंटीना पॉइंटिंग और ट्रैकिंग जरूरी है। जैसे कि स्पेसक्राफ्ट स्पेस में लगातार ट्रैवल कर रहे हैं, जिसकी वजह से वहां से आ रहे सिग्नल्स को लगातार रिसीव करते रहने के लिए हमें अपने एंटीनास की ओरिएंटेशन को भी लगातार चेंज करते रहना पड़ता है, जिसकी वजह से DSN को कॉन्स्टेंटली अपने एंटीनास की पोजीशन भी एडजस्ट करनी पड़ती है ताकि स्पेसक्राफ्ट पर फोकस बना रहे। वॉयेजर मिशन टीम ने इसके लिए सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिदम्स डेवलप किए हैं जो स्पेसक्राफ्ट की ट्रेजेक्टरी और ओरिएंटेशन को एकदम प्रिसाइजली प्रिडिक्ट करती हैं। ये एल्गोरिदम्स प्लैनेट्स और सेलेस्टियल बॉडीज के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस और स्पेसक्राफ्ट के अपने मूवमेंट को कंसीडर करते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि एंटीनास अपने टारगेट पर एक्यूरेटली लॉक्ड रहें। सन 2020 में DSN ने अपनी कैपेबिलिटीज को इम्प्रूव करने के लिए एक मेजर अपग्रेड किया, जिसमें नासा ने स्पेन के मैड्रिड में एक नया 34 मीटर एंटीना ऐड किया। इस अपग्रेड ने DSN की कैपेबिलिटीज को और भी ज्यादा एनहांस कर दिया ताकि वो डिस्टेंट स्पेसक्राफ्ट्स
जैसे कि वॉयजर्स के साथ आसानी से कम्युनिकेट कर सकें और ये इंश्योर किया जा सके कि वो ज़्यादा से ज़्यादा समय तक अर्थ के कांटेक्ट में ही रहें। फ्यूचर ऑफ वॉयजर मिशंस। अब आगे जैसे जैसे वॉयजर स्पेसक्राफ्ट्स अपनी जर्नी इंटरस्टेलर स्पेस में कंटिन्यू करते जाएंगे, इवेंचुअली एक दिन उनका पावर लेवल मिनिमम थ्रेशोल्ड से भी नीचे गिरता चला जाएगा, जो इंस्ट्रूमेंट्स को ऑपरेट करने या अर्थ के साथ कम्युनिकेट करने के लिए जरूरी है। नासा का एस्टिमेट है कि 2025 के बाद आरटीजीज में इतना पावर नहीं बचेगा कि स्पेसक्राफ्ट सिस्टम्स ऑपरेशनल रह सकें, और जब ये होगा वॉयजर्स शांत हो जाएंगे और उनका हिस्टोरिक मिशन जो हमें वैल्यूएबल डेटा प्रोवाइड कर रहा था वो अपने एंड तक पहुंच जाएगा। लेकिन पावर खत्म होने के बाद भी स्पेसक्राफ्ट्स इस अनंत अंतरिक्ष में भ्रमण करते रहेंगे अपने गोल्डन रिकॉर्ड्स के साथ, जो हमारी मानव सभ्यता की तरफ से भविष्य के उन एलियंस को एक संदेश है, हमारी एग्जिस्टेंस की गवाही है उन इंटेलिजेंट एलियंस के लिए जो शायद कभी इन स्पेसक्राफ्ट तक पहुंच पाएंगी। वॉयजर्स की जर्नी इंटरस्टेलर स्पेस में ह्यूमैनिटी के पहले कदम को दर्शाती है, जो हमारे सोलर सिस्टम की सीमाओं से बाहर है। उन्होंने हमारी अंडरस्टैंडिंग को एक्सपैंड किया है, आउटर प्लैनेट्स के बारे में, हमारे सोलर सिस्टम के बारे में और हीलियोस्फीयर की कई मिस्ट्रीज को रिवील किया है। इस मिशन ने काइपर बेल्ट और इंटरस्टेलर मीडियम का वैल्यूएबल डेटा भी हमें प्रोवाइड किया। इनकी लेगेसी हमारे फ्यूचर के साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और एक्सप्लोरर्स को लगातार इंस्पायर करती रहेगी। इस पूरे ब्रह्मांड में जहां तक हम इसे जान पाए हैं, पृथ्वी हमारे लिए सेफेस्ट ऑप्शन है। जैसे ही हम पृथ्वी से बाहर निकलते हैं, ये अंतरिक्ष हमारे लिए खतरनाक और रहस्यमयी हो जाता है। हम आउटर स्पेस के बारे में बहुत ही कम जान पाए हैं, इसलिए जब कभी कोई एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाता है तो वो बहुत सी अजीब चीजों को नोटिस करता है। जब जब हमने इंसानों को धरती की सीमा से बाहर भेजा है तो लौटते हुए वो अपने साथ कुछ अनसुनी, अनजान और रहस्यमयी कहानियां और एक्सपीरियंसेस लेकर आए हैं, और इसके साथ बहुत सारा डेटा भी, जिसके आधार पर हम स्पेस में और नई नई डेवलपमेंट्स को अंजाम देते जा रहे हैं। लेकिन क्या यही कहानी वॉयजर्स के साथ भी घट रही है? क्या वो भी इस रहस्यमयी स्पेस में कुछ बहुत ही अजीब चीजें एक्सपीरियंस कर रहे हैं? वॉयजर्स की हाल ही की अपडेट्स और यूट्यूब पर मची वॉयजर को लेकर खलबली तो यही बता रही है कि वॉयजर जरूर किसी मुसीबत में है, लेकिन इस बात में आखिर कितनी सच्चाई है? आखिर वॉयजर्स ने इंटरस्टेलर स्पेस में ऐसा क्या देख लिया है जिससे हम धरती वासियों को सावधान हो जाना चाहिए? उन्होंने वहां क्या देखा और क्या हमें इससे डरने की जरूरत है? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। 20 जुलाई सन 1969 जब इंसानियत ने पहली बार चांद पर कदम रखा, तब हमारे हौसलों ने भी उड़ान भरी थी और हमें लगा कि अब हमें आउटर स्पेस को और भी एक्सप्लोर करना चाहिए। और अपोलो 11 की सफलता के करीब 8 साल बाद हमने 2 ऐसे स्पेसक्राफ्ट्स को लॉन्च किया जो आज भी इतिहास के सबसे महानतम स्पेसक्राफ्ट्स में से एक माने जाते हैं। हमने लॉन्च किया वॉयजर स्पेसक्राफ्ट्स को, ऐसे स्पेसक्राफ्ट जो आज भी उस पुराने जमाने की 8 ट्रैक टेप रिकॉर्डर तकनीक से डेटा रिकॉर्ड कर रहे हैं। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इन रिकॉर्डर्स की मेमोरी आज के नॉर्मल स्मार्टफोन से करीब 30 लाख गुना कम है, यानी महज कुछ बाइट्स का ही डेटा ये स्टोर कर पाते हैं। साथ ही ये जो डेटा हमें भेजता है उसकी स्पीड भी आज के नॉर्मल 4G इंटरनेट कनेक्शन से करीब 1000 गुना धीमी है। और ऐसे ये दोनों स्पेसक्राफ्ट आज भी अंतरिक्ष के कठिन एनवायरनमेंट में अपना काम करते जा रहे हैं। वॉयजर्स ने अपना काम बखूबी किया जिसके लिए उन्हें बनाया गया था। हालांकि दोनों स्पेसक्राफ्ट्स वॉयजर 1 और वॉयजर 2 एक जैसे ही थे, लेकिन वॉयजर 2 को चारों आउटर प्लैनेट्स यानी कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून को स्टडी करने के लिए लॉन्च किया गया था और इसकी ट्रैजेक्टरी भी उसी हिसाब से सेट की गई थी। वहीं वॉयजर 1 को इनर प्लैनेट्स जुपिटर और सैटर्न को स्टडी करने के लिए ही भेजा गया था। साथ ही इन गैस जाइंट्स के मून्स को भी स्टडी किया जाना था और खासकर शनि ग्रह के चांद टाइटन को ज्यादा प्रायोरिटी पर रखा गया था, जिसकी वजह से शनि ग्रह के बाद इसकी ट्रैजेक्टरी को चेंज करना पड़ा ताकि ये टाइटन को एक्सप्लोर कर सके, जिसकी वजह से वॉयजर 1 यूरेनस और नेपच्यून तक नहीं जा पाया और सोलर सिस्टम के एक्लिप्टिक प्लेन से 32 डिग्री नॉर्थ ऊपर को निकल गया। वॉयजर 1 का मिशन तो इस पॉइंट पर आकर खत्म हो चुका था, लेकिन हमारे पास वॉयजर 1 का भेजा हुआ खजाना
डेटा के रूप में मौजूद था। पर इसके बाद इसके ट्विन वॉयेजर 2 ने यूरेनस और नेपच्यून की हिस्टोरिकल जर्नी को अंजाम दिया। ये मिशन हमारे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं थे, क्योंकि इससे पहले कोई भी मिशन इतना आगे नहीं गया था। हमें नहीं पता था कि आगे क्या है, वहाँ के हालात कैसे हैं और मिशन पर इसका क्या असर होगा। ये पूरा गेम प्रोबेबिलिटी पर ही चल रहा था, लेकिन वॉयेजर्स ने ये कारनामा कर दिखाया जब 1979 में वॉयेजर 2 ने नेपच्यून को फ्लाई बाय किया। ये पूरी वॉयेजर टीम और इंसानियत के लिए जश्न का दिन था, क्योंकि हमने अपने पूरे सोलर सिस्टम के आखिरी ग्रह तक को नाप लिया था। धरती पर रहने वाले हम वो पहले प्राणी थे जिन्होंने ये कारनामा किया था। एक और बात आपको हैरान कर देगी कि ये दोनों ही मिशन 5 साल के पीरियड के लिए ही लॉन्च किए गए थे, लेकिन आज इस मिशन को करीब 46 साल होने को आए हैं और ये आज भी बिल्कुल सही सलामत आगे बढ़ रहे हैं। वॉयेजर और उसकी टीम को इस सफलता के लिए अप्रिशिएट जरूर किया जाना चाहिए, क्योंकि आउटडेटेड टेक्नोलॉजी के सहारे उस जगह पर सरवाइव करना जहां हम पहले कभी नहीं गए, जहां पर हर एक पल हमारे स्पेसक्राफ्ट्स के लिए खतरा है और जहां सिवाय हार्श एनवायरनमेंट के कुछ भी नहीं है, वहां पर वॉयेजर्स पिछले 46 साल से लगातार सफर कर रहे हैं। ये वाकई काबिले तारीफ है। अच्छा, एक बात है कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि वॉयेजर्स तो नासा के मिशन है, भारतीय होने के नाते हम कैसे वॉयेजर्स में कनेक्टेड फील कर सकते हैं। तो इसका जवाब है कि वॉयेजर्स नासा की नहीं बल्कि ह्यूमैनिटी का मिशन है। वॉयेजर्स पर लगे गोल्डन रिकॉर्ड में ग्रीटिंग्स के लिए कई भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है, जैसे कि हिंदी, पंजाबी, उर्दू, बंगाली, मराठी, ओडिया, तेलुगु, कन्नड़ा, राजस्थानी और गुजराती। और इसके अलावा हारमोनियम, सितार और तबला की धुन पर गाया गया केसरबाई केरकर की आवाज में हिंदुस्तानी ट्रेडिशनल म्यूजिक जात कहाँ हो को भी शामिल किया गया है। ये तो हमारे लिए गर्व की बात है कि आज हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान इस अनंत अंतरिक्ष में अनंत काल तक सफर करती रहेगी। टाइटन को फ्लाई बाय करने के बाद वॉयेजर 1 3.6 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स पर ईयर की रफ्तार से आगे बढ़ता जा रहा था और आखिरकार अगस्त 2012 में इसने हमारे सोलर सिस्टम को अलविदा कह दिया। वॉयेजर 1 अब इंटरस्टेलर स्पेस में आगे बढ़ रहा था। इसी के साथ वॉयेजर 2 भी करीब 6 साल बाद दिसंबर सन 2018 में इंटरस्टेलर स्पेस में एंटर हो जाता है और ऐसा करने वाले ये पहले और दूसरे स्पेसक्राफ्ट बन जाते हैं। अब ये दोनों स्पेसक्राफ्ट एक ऐसी अंधेरी दुनिया में आगे बढ़ रहे थे जिसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते थे। ऐसे में इतनी दूरी पर कुछ भी गलत हो सकता है और आखिरकार वो समय आ ही गया जब वॉयेजर 1 हमें अजीब और एकदम नॉनसेंस डेटा ट्रांसमिट करने लगा। जिसका वॉयेजर टीम को डर था वो गलत अब वॉयेजर के साथ होने लगा था। बैटरी पावर को बचाने के लिए वॉयेजर्स के लगभग सभी इंस्ट्रूमेंट्स को बंद कर दिया गया था। सिर्फ कुछ ही इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आज भी वॉयेजर पर ऑपरेट हो रहे हैं, जैसे कि AACS यानी कि एटीट्यूड आर्टिकुलेशन एंड कंट्रोल सिस्टम, जो कि वॉयेजर के एंटीना को पृथ्वी की ओर पॉइंट करके रखता है ताकि वॉयेजर से हमारा कनेक्शन लगातार बना रहे। लेकिन वॉयेजर 1 से रहस्यमय सिग्नल्स के आने का सिलसिला थमा ही नहीं। मई 2022 को नासा ने वॉयेजर से आ रहे डेटा में पहली बार इस गड़बड़ी का पता लगाया था। पहले तो नासा को लगा कि गलत डेटा आने की वजह वॉयेजर के हाई गेन एंटीना का धरती की तरफ पॉइंट ना होना हो सकता है, लेकिन सिग्नल की हेल्थ और कंडीशन को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। कई वैज्ञानिकों का ये मानना था कि वॉयेजर इलेक्ट्रॉनिक अफेसिया से सफर कर रहा था। ये एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम का ब्रेन किसी भी तरह से कम्युनिकेट करने में नाकाम रहता है। हालांकि वो कम्युनिकेट करने की कोशिश तो जरूर करता है और यही वॉयेजर 1 के साथ भी हो रहा था। वॉयेजर 1 का AACS बिल्कुल सही था, उसका हाई गेन एंटीना भी पृथ्वी की तरफ ही पॉइंटेड था, लेकिन वो सही से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा था। अब सवाल ये था कि आखिर अरबों किलोमीटर दूर वॉयेजर के साथ अचानक ऐसा क्यों होने लगा था। हालांकि वॉयेजर के साइंस इंस्ट्रूमेंट अपना काम कर रहे थे, वो डेटा इकट्ठा करते जा रहे थे और डेटा ट्रांसमिट भी हो रहा था। पूरा सिस्टम वर्किंग कंडीशन में था। अगर कुछ गलत होता तो पूरा सिस्टम सेफ मोड में चला जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा भी नहीं था। वॉयेजर टीम इस रहस्यमय कंडीशन को समझ ही नहीं पा रही थी, लेकिन आखिरकार नासा इंजीनियर्स को कुछ ऐसा मिला जिसने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्हें वॉयेजर के ऑनबोर्ड सिस्टम में एक प्रॉब्लम का पता चला, लेकिन इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जा सकता था। तो इंजीनियर्स को पता चला कि AACS जो डेटा भेज रहा था वो एक ऐसे ऑनबोर्ड कंप्यूटर से आ रहा था जो वॉयेजर पर बहुत पहले ही खराब हो गया था और बंद पड़ गया था।
अब वैज्ञानिकों को बस ये करना था कि AACS को इंस्ट्रक्शन देना था कि वो सही ऑनबोर्ड कंप्यूटर को यूज करे। लेकिन वैज्ञानिक इस बात को लेकर हैरान थे कि आखिर ऐसा हुआ क्यों था। आखिर ये ऑनबोर्ड कंप्यूटर का उलटफेर इस वीरान अंतरिक्ष में आखिर संभव कैसे हुआ। आखिर वो कौन सी कमांड्स थी जिससे कंप्यूटर स्वैप हो गए, और वो कमांड्स आखिर दी किसने थी। तो इसका जवाब है वेरिटेशियम की ये वीडियो, जिसका टाइटल है द यूनिवर्स इज हॉस्टाइल टू कंप्यूटर्स। दरअसल हुआ ये कि वॉयजर्स अब हमारे सोलर सिस्टम से बाहर जा चुके हैं। वो अब हमारे सूर्य के प्रोटेक्शन शील्ड में नहीं है, जहां पर वो कॉस्मिक रेज से बच पाएं। ये स्पेसक्राफ्ट इंटरस्टेलर स्पेस में रेडिएशन और कॉस्मिक रेज से पूरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं, और यहीं से इस प्रॉब्लम की शुरुआत होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई हाई स्पीड एनर्जेटिक पार्टिकल जैसे कि कॉस्मिक रेज किसी कंप्यूटर चिप से टकराती हैं, तो उस चिप में मेमोरी एरर्स आने लग जाते हैं, और ये एरर ओवर द टाइम इकट्ठे होते रहते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि कॉस्मिक रेज की वजह से ही वॉयजर के ऑनबोर्ड कंप्यूटर्स में स्वैपिंग हुई होगी, और इसी वजह से वॉयजर्स हमें सही होते हुए भी गलत डेटा और नॉनसेंस डेटा भेज रहे थे। ऐसा ही कुछ इंसिडेंट वॉयजर 2 के साथ भी हुआ था। ये तो हम सब जानते हैं कि ये दोनों ही स्पेसक्राफ्ट हमसे बहुत ज्यादा दूरी पर हैं। स्पेसक्राफ्ट से इंफॉर्मेशन हम तक आने में तकरीबन 13 घंटे लग जाते हैं। ऐसे में रियल टाइम में ये पता कर पाना लगभग इम्पॉसिबल है कि रास्ते में इंटरस्टेलर स्पेस में वॉयजर्स के साथ क्या हो रहा है, और यही अनसर्टेनिटी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को भी जन्म देती है। जब 2022 में वॉयजर्स में एक ग्लिच आया था, तो ये कॉन्स्पिरेसी थियरी आग की तरह पूरे इंटरनेट पर फैल गई कि एलियंस ने वॉयजर स्पेसक्राफ्ट्स को लोकेट कर लिया है, और उन्होंने इनके अर्थ से हो रहे कम्युनिकेशन को भी डिस्टर्ब कर दिया है। बहरहाल ऐसे क्लेम्स का कोई लॉजिक नहीं होता, उन्हें खारिज कर देना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे कि ये जर्मन स्पेशलिस्ट, जिनका ये कहना है कि ये ग्लिचेस बिना एलियंस के एक्सप्लेन ही नहीं किए जा सकते। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास एलियन से बेहतर एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, जो कि रिलायबल भी है और लॉजिकल भी, और साथ ही टेस्टेड भी। तो मुझे नहीं लगता कि इन फालतू की थियरीज पर बिलीव करने का कोई तुक बनता है। पर फिर हम जानते हैं कि लोग इन थियरीज पर बिलीव करते हैं, और इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है कि इन सब बातों में क्यूरियोसिटी होती है। ये हमारे उन भ्रमों को मंजिल तक पहुंचा देती है जो हमने बड़े लंबे समय से अपने दिमाग में बिठा रखे होते हैं। आप ही सोचिए कि अगर वो कोई एलियन सच में होते, तो क्या वो वॉयजर्स पर सिर्फ सेटिंग से ही छेड़छाड़ करते? अगर वो सच में इतने इंटेलिजेंट हैं कि स्पेस में किसी स्पेसक्राफ्ट तक पहुंच सकते हैं, तो उनकी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के सिग्नेचर हमें आज तक क्यों नहीं मिले? हाँ, एलियंस होते हैं, लेकिन इतनी एडवांस एलियन रेस हमारे सोलर सिस्टम के आसपास नहीं है। ये सब जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को स्प्रेड करते हैं, उन्हें या तो अपनी किताबें बेचनी होती हैं, या व्यूज लेने होते हैं, और या फिर अपने मीडिया शो की TRP बढ़ानी होती है। जैसा कि अभी रिसेंटली हुआ था, पूरे इंटरनेट पर यह वायरल हो रहा था कि JWST ने यह प्रूव कर दिया कि बिग बैंग हुआ ही नहीं था। बिग बैंग नेवर हैपेंड। और यकीन मानिए, इस स्टेटमेंट के अगेंस्ट, या यूं कह लीजिए कि साइंस के फेवर में बड़े बड़े वैज्ञानिकों को सामने आकर ये स्टेटमेंट देना पड़ा था कि भाई बिग बैंग हुआ था। You know, every 6 months goes by and then you see a headline, oh, astrophysicists have to rethink the Big Bang, or Big Bang is debunked, or yeah, it makes excellent clickbait. Yeah. There it is. It's clickbait headlines. Because it's just really bad science communication at the end of the day. और असल में जिस बंदे ने बिग बैंग ना होने का दावा किया था, उन्होंने कभी अपनी बुक पब्लिश की थी बिग बैंग नेवर हैपेंड के नाम से, और इन महाशय का नाम है एरिक जे लर्नर, जिनकी बुक आपको अमेज़न पर मिल जाएगी। तो ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए ही बनाई जाती हैं, जैसे कि इन्हें अपनी बुक बेचनी थी। तो यहाँ से ये अर्थ निकलता है कि वॉयजर्स में हमने गोल्डन रिकॉर्ड्स को जरूर एलियंस के लिए ही रखा है, लेकिन उसे रखने के पीछे की सोच अलग है, और इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट की सोच अलग है। बेशक इस यूनिवर्स में एलियंस एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन या तो हम उन्हें ढूंढ नहीं पाए हैं, या फिर वो हमसे बहुत ज्यादा दूर हैं, लेकिन वो हमारे सौरमंडल के बिल्कुल पास नहीं है। गौर कीजिए कि हम यहाँ पर इंटेलिजेंट एलियंस की बात कर रहे हैं। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वॉयजर्स पर जो भी हुआ, उसका एक बेहतर एक्सप्लेनेशन हमारे पास है। ये कोई एलियन इन्वेजन नहीं है, और ना ही इससे कोई डरने की जरूरत है। दोस्तों, आशा है कि आपको पूरा मामला समझ आ गया होगा, और आपको इस वीडियो से कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिए। दोस्तों, जल्द मिलेंगे ऐसे ही एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।
तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी, नमस्कार।